आज की पड़ताल में आज भी बात करेंगे हरियाणा चुनाव की। सभी लोगों की बड़ी दिलचस्पी है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों बड़े राजनीतिक दल ने कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी काफ़ी समय ले रहे हैं उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में। ऐसा नहीं कि चयन नहीं हुआ है, काफ़ी मंथन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ा समीकरण है जो हरियाणा में काम करता है। ये बात अलग है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उतना काम नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ जातीय समीकरणों की, क्योंकि कई वर्गों में वोटर्स को देखा जाता है, उस हिसाब से प्रत्याशियों को उतारा जाता है। इसीलिए दोनों ही दल रणनीति बनाते हैं। कई बार ये देखते हैं कि पहले किसी की लिस्ट आ जाए, उसके बाद लिस्ट जारी की जाएगी। इसको समझने का प्रयास करेंगे। चुनावी बिगुल बज चुका है हरियाणा में। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी हलचल भी तेज है। सत्ताधारी बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट कभी भी आ सकती है। उधर कांग्रेस भी उम्मीदवारों के चयन की कवायद लगभग पूरी कर चुकी है, लेकिन आम आदमी से गठबंधन का पेंच अभी फंसा है। उम्मीद है इसे भी सुलझा लिया जाएगा। इस चुनाव में कई दिग्गजों की सियासी किस्मत भी दांव पर होगी। इनमें राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। हरियाणा के चुनाव में इस बार जातीय गणित बहुत प्रभावी दिखाई दे रहा है। जातीय समीकरण किसी भी पार्टी के लिए हार जीत तय कर सकते हैं। हरियाणा में बीजेपी की उम्मीदें सत्ता विरोधी वोटों के बिखराव पर टिकी है और बीजेपी की इसी रणनीति को भांपते हुए कांग्रेस भी अलर्ट मोड में आ गई है और चुनावी रणभूमि से पहले रणनीति की टेबल पर सियासी दांवपेच का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गई है। इस बार खेल के मैदान से भी कई नई हस्तियों का आना संभव है। रेसलर, जो आपने देखा पहलवानों का बड़ा प्रदर्शन हुआ था, इसमें रेसलर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जो हैं, ऐसे कई चेहरे हैं जिनको लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से इनकी मुलाकात हुई और इसी नजरिए से इसको देखा भी जा रहा है। हरियाणा में जाट के बाद दलित दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। राज्य की 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं और ये 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव नतीजे प्रभावित करने की स्थिति में है। सियासत के इसी अंक गणित पर चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का चुनाव तय हो चुका है। सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। हरियाणा की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं बीजेपी और कांग्रेस। इनके अलावा कुछ छोटे छोटे खिलाड़ी भी हैं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था, लेकिन फिलहाल उसकी बातचीत आम आदमी पार्टी से अंतिम दौर में है। टिकट का ऐलान किसी भी बड़ी पार्टी की तरफ से अब तक नहीं हो पाया है। खबर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक कमेटी बनाकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। 2-3 दिन तक आप प्रतीक्षा कीजिए और जो भी अंतिम फैसला होगा उसकी आधिकारिक जानकारी आपको दी जाएगी। किसी भी संगठन में, पार्टी में चुनाव लड़ने के बारे में एक फैसला लेने की प्रक्रिया होती है, तो जब वो फैसला हो जाएगा आपको बताएंगे। वहीं पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इसके बाद उनके राजनीति में प्रवेश की अटकलें भी तेज हो गई। हालांकि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बात से इनकार किया है। Casey said today Vinesh Fogart and Bajrang Punia both met Rahul ji and they also came to meet you. What was the discussion, sir, that took place today? Nothing is that is only informal meeting. Will they contest the election? This is not regarding to contest any election. Nothing. हरियाणा की राजनीति में जाटों का वर्चस्व रहा है, लेकिन बीजेपी एंटी जाट वोट से तीसरी बार सत्ता की बैतरणी पार करना चाहती है। कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी राज्य में पंजाबी और बैकवर्ड वोट बैंक बनाना चाहती है। हरियाणा की आबादी में जाटों की संख्या लगभग 25% है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से कम 40 सीटों पर जाटों का सीधा प्रभाव है। राज्य में ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया समाज का वोट 29 से 30% के करीब है। कुल मिलाकर इस बार का हरियाणा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। हालांकि मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है। जातीय वोट बैंक के साथ छोटी पार्टियां भी इस बार दोनों पार्टियों का चुनावी गणित बिगाड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, हरियाणा का चुनाव हमेशा बड़ा दिलचस्प होता है और सियासी समीकरण कुछ इस तरीके के हैं कि यहाँ पर जाति जो है और वोट बैंक को जातिगत तौर पर देखना, हालांकि राजनीति में बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है, लेकिन आप हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में कहीं पर भी देखें इसका बड़ा प्रभाव रहता है और राजनीतिक दल इसका बड़ा ध्यान रखते हैं।
आइए हम आप मिलकर समझने की कोशिश करते हैं हरियाणा की राजनीति को और अलग अलग दलों की तैयारी को। इसमें मेरा सहयोग करेंगे रामराजी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के। आपका स्वागत करता हूं रामराजी। राकेश भड़ाना जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रतन शर्मा जी, जो कि प्रवक्ता जेजेपी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और मोहिंदर प्रकाश, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत रामराजी साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। ये देरी क्यों हो रही, पहले तो लोग ये जानना चाहते हैं, तमाम दर्शक ही जानना चाहते हैं, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? कुछ क्या आशंकाएं हैं, या पहले आप इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की लिस्ट आ जाए, उस हिसाब से कुछ बनाया जाए, या क्या वजह इसकी है? देखो, जैसा कि आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे टिकटों का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और इस बारे में उनकी मीटिंग हो चुकी है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली में हैं और हमारा मापदंड है जो टिकट का, वो है जिताओ और टिकाओ। कैंडिडेटों की फीडबैक ली जा रही है और बहुत जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलेगी, जल्दी ही लिस्ट आउट होने वाली है। तो देखो, ये सारी टिकटें, इतनी बड़ी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, सोच समझ कर टिकट दी जाती है, कोई ऐसा तो है नहीं। और फिर हमारी पार्टी में अनुशासन बहुत बड़ा है। दावेदार कई हो सकते हैं, परंतु जो कमल के फूल का निशान लेकर आएगा, अन्य दावेदार उसके साथ लगकर जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। और जिस तरह से आपको मालूम है, आज हमारा देश जी जी दो धाराओं में बह रहा है। एक तो गंगा जल की पवित्र धारा है, जो धर्म को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं और जो राष्ट्रवादी हैं। और एक वो धारा है जो मैं समझता हूं, जो तेजाब की धारा कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो जो भगवान को नहीं मानते, वो कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों से भी मिले हुए हैं। जिस तरह से कांग्रेस के एक नेता का बयान आया, मैं समझता हूं इससे घिनौना और क्या हो सकता है। और कांग्रेस के नेताओं ने उसके बारे में, मैं सर आऊंगा, ये मुद्दों पर आएंगे, हम बात करते हैं, इस पे डिटेल में बात करेंगे। पर जैसे मैं एक उदाहरण के जरिए, कि आप बहुत अच्छे से हरियाणा की राजनीति को जानते हैं, खासतौर पर बीजेपी के संगठन की चुनौतियों को, तो जैसे मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूं, ये ऐसा बहुत कई और जगहों पर भी हो सकता है। जैसे पूर्व मंत्री नरबीर जी हैं, वो कह रहे हैं बादशाहपुर से कुछ भी हो जाए मैं ही चुनाव लड़ूंगा, और ऐसा लग रहा है कि अगर टिकट उनको नहीं दिया तो फिर कांग्रेस, ये आमतौर पर होता है। लेकिन इस बार बीजेपी, क्योंकि आपका जो है शासन का समय लंबा हो गया है, तो फिर इसमें एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ में अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये बागियों वाली समस्या से आप कैसे निपट रहे हैं? देखो, हमारी पार्टी में बागियों से कोई ज्यादा हमारे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि बागी होंगे ही नहीं। नरवीर जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं समझता हूं पार्टी के वफादार सिपाही हैं। उन्होंने व्यक्तिगत इच्छा जाहिर करी, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अनुशासन में वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बड़ा अनुभवी हैं। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो भी पार्टी के वफादार सिपाही ठीक है। हाँ, मुझे दूसरा लगता है मैं कहूंगा, जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से और पार्टियों में लठ बज रहा है, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। जैसे कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, कई शैलजा बहन जी कांग्रेस हैं, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस हैं, कहीं खैर वो तो मैं मोहिंदर जी से बात करूंगा, ये तो एक बहुत कॉमन सवाल है, जब भी हम बात करते हैं। सुरजेवाला कांग्रेस है, नहीं होती इस पर बात होगी, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, इस पर बात होगी, मैं बात करूंगा। लेकिन राकेश जी, मुझे ये बताइए आप पहले कि क्या, किस स्तर पे पहुंची है बातचीत? कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं आप लोग? क्या है अभी स्थिति, क्या है? प्रवीण जी, अभी जो हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों। अभी पहले दौर की बात हो चुकी है, दूसरे दौर की बात अभी चल रही है और जो भी परिणाम होंगे पूरे हरियाणा के सामने होंगे। परंतु आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभाओं में जो हमारा जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल तैयार है और हमारा संगठन भी हरियाणा में जो सबसे बड़ा संगठन है वो भी तैयार है। हम पूरी तरीके से 90 की 90 विधानसभा पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अभी स्थिति आप कैसी देखते हैं, ग्राउंड पर कैसी देखते हैं? आपको लगता है मिलकर शायद, मैं आपकी आपकी सोच क्या है इस बारे में वो भी समझना चाहूंगा, कि आपको लगता है मिलकर साथ में लड़े तो कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? प्रवीण जी, देखिए, पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव थे हरियाणा में, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा जीत गए थे।
इस बार आम आदमी पार्टी से कांग्रेस मिलकर लड़ी तो क्योंकि संगठन मजबूत है हमारा, अरविंद केजरीवाल जी की जो 5 गारंटी है हरियाणा में, उन पे लोग भरोसा कर रहे हैं और उसी का परिणाम था कि हम 5 सीटें लोकसभा की कांग्रेस जीत गई और एक सीट जो थी हमारी आम आदमी पार्टी की, वो छोटी सी वोटों से 20-25 हजार वोटों से हम रह गए। तो इसे मुझे लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा के लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन, जो मिलके साथ लड़ने का गठबंधन है, उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े। परंतु जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल जी की जो हरियाणा में 5 गारंटी है, प्रवीण जी मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए 10 साल कांग्रेस ने राज किया हरियाणा में और 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। दोनों पार्टियों को हरियाणा के लोग देख चुके हैं। अब लोग हरियाणा के लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठे जो वादे हरियाणा में किए, उन सबसे पक चुके हैं लोग। बार और ये वही दो जात बातें हो मान गई ना, जात इसको की अलग से बातें। राकेश जी समझ लेंगे, क्योंकि एक तरफ आपने कहा कि जनता जो है इस तरह का एक सोच है कि साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, दूसरी तरफ आप ये कहें इन दोनों का शासन देख लिया है और इस बार फिर अगर आप अकेले लड़ते हैं। एक समय था, मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने जो प्रभाव जमाया था, लेकिन हाल के जो डेवलपमेंट आपके लिए जो बड़े झटके भी रहे, उसकी वजह से हरियाणा में आप लोगों की वो तैयारी अभी मतलब जितना मैं देख पाया वो नहीं दिखाई दी। फिर भी मैं समझूंगा आपसे, निश्चित तौर पर आप उस पर कुछ और प्रकाश डालेंगे। मोहिंदर जी, आप मुझे बताएं कि ये एक कॉमन सवाल आता है कि आपके यहाँ पर कांग्रेस जो है वो कई धड़ों में बटी हुई है। हम पोस्टर बैनर की भी बात करते हैं, हालांकि वहाँ के स्थानीय प्रवक्ता मुझे ये बताते हैं कि भाई देखिए हमारी पॉलिसी होती है, हमारे यहाँ ये तय होता है कि इस क्षेत्र में इनका चेहरा लगाओ, उनका। पर बड़ा अजीब सा नहीं लगता है कि शैलजा जी जो हैं वो अलग निकली हुई हैं, भूपेंद्र हुड्डा अलग निकले हुए हैं, सुरजेवाला अलग निकले हुए हैं, बीजेपी कहे तो कहे ठीक है, जमीन पर तो दिखाई देता ही है वो। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरे साथी जो हैं, जो लोकतंत्र है वो कांग्रेस के अंदर जीता जागता है। शैलजा जी जब, सुरजेवाला जी जब, हुड्डा साहब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे तो क्या तब नहीं थे? क्या ये जो एक व्यक्ति विशेष का अपना प्रभाव क्षेत्र होता है, यही तो कांग्रेस की विशेषता है कि कोई एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र का, पूरे हरियाणा का मालिक नहीं होता। यहाँ अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार से अपने अपने क्षेत्र को आदमी जो है ठीक है, ये प्रतिनिधित्व बात देता है वाली पॉइंट और है। उसके साथ साथ वो काम करता जैसे है। शैलजा जी के क्षेत्र में जहां उनका चेहरा चलता है और फिर बाद में हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन जाते तो वो ठगा हुआ महसूस नहीं करते कि हमने तो इस चेहरे पर दिया था, और बनना भी चाहती हैं शैलजा जी, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं। देखिए, महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है, प्रधानमंत्री बनने की भी होती है, चीफ मिनिस्टर बनने की भी होती है, मंत्री बनने की भी होती है, एमएलए बनने की भी होती है, लेकिन पोस्टें और चीजें तो सीमित है ना। इन सारी व्यवस्थाओं को और सब लोगों की अपनी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इनको देखने के लिए कांग्रेस की कमेटी बैठी है, प्रेसिडेंट हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो इस चीज को डिसाइड करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से वहां पर एक प्रदर्शन रहा है, जिस तरह से उन्होंने देश का सत्यानाश किया और साथ साथ हरियाणा का तो बेड़ा ही गर्क कर दिया, उन विषय पे कोई बात नहीं करता। बेरोजगारी सबसे ज्यादा हरियाणा में, सबसे ज्यादा अपराध कुछ कर दिया तो हरियाणा में, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा हरियाणा में, विकास के नाम पे हरियाणा में कोई चीज अगर आप दिखाने मुझे के लिए अवसर नहीं है। देंगे तो मैं मुद्दों पर आऊंगा। ऐसा होगा कि एक एक करके मुद्दों, एक एक बातों को लेकर हम चलते हैं, नहीं तो फिर एक साथ बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे अब राम राजी साहब जो हैं वो कुछ तिवारी जी, आपके, इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा। आप ही से लूंगा मैं, उनके जितने भी सवाल होंगे उसका जवाब आप ही को बिल्कुल, देना है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं रतन जी को भी शामिल कर लूं, पैनल पर सभी लोग मौजूद हैं तो एक एक ओपनिंग कमेंट हो जाए। रतन जी, जेजेपी की अपनी एक ताकत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका एक अच्छा साथ भी रहा, लेकिन अब वो साथ नहीं है, आप अपने दम पर लड़ रहे हैं, छोटा मोटा आपने गठबंधन बनाया भी है। आज की जो मेरी चर्चा थी वो मूल रूप से जातीय समीकरण पर थी कि किस तरीके से जाति समीकरण प्रभावित करते हैं, और उसमें जेजेपी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जाट जो हैं उनको प्रभावित करने के लिए अब ये माना जा रहा है कि वोट कटुआ के फैक्टर में तो नहीं आ जाएंगे, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए जेजेपी को अलग कर दिया, आप उनके वोट ले लेंगे। बहरहाल मैं इस समीकरण के साथ साथ में आपकी तैयारी भी समझना चाहूंगा। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी, हमारी पार्टी ये जात पात के इसमें विश्वास नहीं रखती है। कांग्रेस और भाजपा की पुरानी रणनीति है और घिसी पिटी रणनीति है। अब ये आज का युवा इन चीजों पे नहीं चलता। अभी कांग्रेस ने नया नया जो जाति पाति का नारा दिया था वो तो फेल होता दिख रहा है, क्योंकि ये अब हड़बड़ाहट है इनकी, जो आप देख रहे हैं कि अंतिम समय में अब जो चुनाव आ गया, फिर सोच रहे क्या करें क्या करें, जीत नहीं रहे तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन का सोच रहे ये,
और दूसरा आम आदमी के मेरे भाई बैठे हुए थे, उनको 1-2 दिन के लिए होल्ड पर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर गठबंधन हो गया तो आपको हुड्डा साहब के गुणगान करना पड़ेगा कांग्रेस का, और गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस के नेताओं को बुरा भला करना पड़ेगा। तो बीच में फिलहाल जो है वो कंफ्यूज है, तो थोड़ा सा 1-2 दिन होल्ड पे रहे। नहीं ठीक है, उनका गठबंधन तो मैंने देखा जब अभी लोकसभा चुनाव में हुआ था, वो स्टैंड आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़े तैयार रहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे, निश्चिंत रहिए उसमें। आप तो जेजेपी की तैयारी बताइए मुझे। जेजेपी की सर मैं बताना चाहूंगा, जब से मायावती जी राजनीति में निष्क्रिय हुए हैं तो 80 समाज का वोट जो है हमारे चंद्रशेखर जी के साथ है, और आजाद समाज पार्टी के साथ हरियाणा के युवा जुड़े हुए हैं। और दुष्यंत चौटाला जी और देखो आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया शर्मा जी, आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। आपने अभी कहा युवा जात पात में बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता, दूसरी तरफ आप कह रहे हो एससी का वोट जब से मायावती नहीं है वो चंद्रशेखर जी के साथ है, जाट समुदाय आपके साथ है। समीकरण आप जाति बना रहे हो, कह रहे हो बिलीव नहीं करते जाति पाति में। नहीं देखो, इसमें 36 बिरादरी की बात है, हम कोई तोड़ने की बात नहीं कर रहे, जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो ये तो नेचुरल है कि 80 समाज का वोटर अपने नेता को पसंद करेगा, हम चाहते भी कि ना, तो आप इसको स्वीकार करिए ना, फिर मैं यही तो कह रहा हूं, इसको स्वीकार करिए कि हाँ जाति है, जाति का आधार रहता है जब, और इसमें सभी पार्टियां कर रही है तो हम जानते हैं, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत। एक तो दूसरी पार्टियों के खिलाफ, दूसरी जातियों के खिलाफ भड़काने की बात है, एक है जोड़ने की बात। हमारी पार्टी जोड़ने में विश्वास रखती है। देखो कांग्रेस पार्टी जो इस्तेमाल कर देती है, शैलजा जी का इस्तेमाल कर लिया, उधर केंद्र में खड़गे जी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री के पद की बात आई, ममता जी ने ऑफर किया कि खड़गे जी को बनाए, एकदम उनको चुप करा दिया गया कि खाली वोट लेने के लिए 80 समाज का वोट लिया जाएगा, प्रधानमंत्री तो राहुल जी बनेंगे अगर कभी बात आई तो। ऐसे हरियाणा में जो है शैलजा जी को पहले ही रोका जा रहा है कि भाई वो चुनाव ना लड़ सके। ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं कि जो लोकसभा सदस्य है वो विधानसभा नहीं लड़ पाएगा, वो इससे पहले ही रोकने लिखा, खाली वोट उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी नाराजगी कांग्रेस से ज्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है बीजेपी की तरफ अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है। आपको लगता है बीजेपी ने भी ऐसा कुछ किया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में इनके अंदर घबराहट है, तो अंतिम समय में जो है मुख्यमंत्री बदलना, और ये देख ही रहे हैं कब, और पार्टियों से इंपोर्ट कर रहे हैं, आखिरी समय तक वेट कर रहे हैं, टूट टूट के आ जाएंगे जेजेपी से, कांग्रेस से। अभी जो है कुलदीप, मैं तभी तो कहता हूँ बड़ा मजेदार है हरियाणा का चुनाव। मुझे बड़ा मजा आता है इसको डिस्कस करने में, क्योंकि सचमुच में हरियाणा के चुनाव को समझना आसान नहीं। आप लोग, मोहिंदर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कह लें। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता था जनाब कि मेरे को आपने समय कम दिया। जहां तक जातीय समीकरण की बात है, कांग्रेस इस चीज में बिलीव करती है कि हरियाणा स्टेट का जब विकास होगा तो सभी जातियों का फायदा होता है। हम जाति विशेष देख करके कोई विकास नहीं करते, हम जाति विशेष देख करके कोई प्रोग्राम नहीं बनाते। जो हरियाणा की प्रगति है वो सारे देश के लोगों की प्रगति में साधक बनेगी। साथ साथ मोहिंदर जी, जाति जनगणना इतना बड़ा मुद्दा आप लोगों का है, राहुल गांधी उसकी पताका लेकर चल रहे हो, आप कह रहे हैं जाति के बारे में हम नहीं बात करते हैं। हम किसी जाति विशेष के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाते। तो जाति जनगणना फिर किसके लिए होती है? जाति विशेष के लिए तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्यों ला रहे हैं? राहुल गांधी जी की बात का मतलब कुछ और है। हरियाणा के विकास का जातिगत संबंध कहाँ है? राहुल जी की बात का संबंध जो है वो हरियाणा के विकास से कहाँ आ गया? हरियाणा स्टेट अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारी मिलिट्री में, हमारी आर्मी में, हर जगह हरियाणा के लोग अपनी जवांमर्दी दिखाते हैं। हरियाणा खेती प्रधान देश है, हम देश के को खाद्यान्न को देते हैं। हरियाणा दिल्ली के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। हरियाणा के कितने लोग यहाँ आते हैं काम करने के लिए जो दिल्ली के लोगों की सेवा करते हैं। हरियाणा प्रदेश एक बड़ा कृषि प्रधान, औद्योगिक प्रधान और दिल्ली से सटा हुआ एक राज्य है जो इस देश की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा सिरमौर है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए कहा है कि जो हमारी जातियां हैं, उपजातियां हैं, उन लोगों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। अरे तो हरियाणा कौन सा हिंदुस्तान से बाहर है मोहिंदर जी? हरियाणा कौन सा हिंदुस्तान से बाहर है? वो अलग इशू है। नहीं, अलग इशू कैसे? देखिए यहाँ यही तो बात होती है। मैं ये चाहता हूं, देखिए दर्शक जब मुझे सुनते हैं तो उनके जहन में सवाल आते हैं, कमेंट लिख लिख कर, वो आपने ये पूछा नहीं, मुझे पूछना पड़ता है। अब आप ये बताइए, आप लिख सकते हैं कि हरियाणा में जातिगत जनगणना का मुद्दा आप देंगे घोषणा पत्र में, आप बात करेंगे जाति की, जो लोकसभा चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुद्दा रहा? लोकसभा के अंदर जो राहुल गांधी जी ने कहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जातीय जनगणना और जातीय जनगणना के आधार पर जब निष्कर्ष निकलेगा कि किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वो विषय एक बहुत बड़ा विषय है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। आज जब हरियाणा का इलेक्शन हो रहा है तो जातीय जनगणना तो हमारे सामने है नहीं ना, तो हरियाणा विशेष तौर पर आप जाति गणना। अच्छा, ये एक बात मुझे समझाइए मोहिंदर जी, और मैं ये, क्योंकि क्या हुआ कि मामला आपने ऐसा निकाल दिया कि ज्यादा सवाल इस तरफ को आ रहे हैं।
आप ये बताइए, सेना में चाहिए और दूसरी जगहों पर चाहिए, आपको नहीं लगता राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए? टिकट दीजिए ना फिर जाति जनगणना के आधार पर। हाँ तो कांग्रेस देती है ना टिकट, तो आप कांग्रेस जाति भी के तो आधार सही पर है। टिकट देंगे ना, यही कह रहे हैं ना हाँ, आप? हाँ। आप जाति के आगे आधार तो- पर टिकट दे रहे हैं। तभी तो विवेचना चल रही है भाई, तभी तो सोच विचार चल रहे हैं, बड़े ये नेता बहुत बैठे बढ़िया, हैं। आप मतलब बिल्कुल आप सही जब है टिकट कि जब आएंगे तो देखिएगा, सही प्रतिनिधित्व सबको मिलता है। अभी शैलजा जी का आपने जिक्र किया, हम्म। शैलजा जी कौन सी जाति से आती है, आप देखिए ना। नहीं, मैं तो नहीं तो मेरे साथी निजी बैठे हैं, तौर पर खाम-खाम तो की मैं बातें बहुत करते हैं। इस मामले में पढ़ता नहीं हूं, लेकिन आप लोग विचार कर रहे हैं और आप इतने सीनियर नेता हैं, आपने इस बात को बोला, आप बड़े अच्छे से बात को रखते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस जाति के आधार पर टिकटों के वितरण के बारे में विचार कर रही है, विवेचना कर रही है। ये बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में। तो अब आप भी मुझे बता दीजिए रामराजी साहब कि आप लोग भी इसी आधार पर विचार कर रहे हैं? इन्होंने तो स्वीकार किया है बड़ा खुल के। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी, हम जातिवादी नहीं हैं। हमारे लिए 36 जाति बराबर हैं। और जिस तरह से इनको मैं समझता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता को ये जाति की बात कर रहे हैं, जिस आदमी को अपनी जाति का पता नहीं, वो जातीय जनगणना की बात करें, इनको शर्म आनी चाहिए। दूसरा, 58 साल में आज हरियाणा के वो बने, 58 साल हो गए तिवारी जी। 58 साल में हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया, इन्होंने क्यों नहीं बनाया? इसका मतलब ये हुआ, आज क्या ये एससीबीसी समाज से सीएम चेहरा डिक्लेयर करेंगे? से बनाया, अरे ये वो भी तो आपने ये बात कर रहे हैं, सिख ये कम्युनिटी से बात कर बनाया रहे हैं हमने। भाई, हम जातिगत आधार पर वो देंगे, क्या नाम है, टिकटें देंगे। अरे मेरे भाई, आपने तो यूज एंड थ्रो की नीति अपनाई है। क्या एससीबीसी समाज से आप सीएम चेहरा घोषित करेंगे? आप बताइए। और पहले आपने 58 साल में ओबीसी समाज से, एससीबीसी समाज से सीएम क्यों नहीं बनाया? किसने रोका था? दूसरा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप एससीबीसी समाज के दूर विरोधी हो। एक दलित की बेटी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं और वरिष्ठतम नेत्री है, आज कांग्रेस पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेत्री है, आदरणीय कुमारी शैलजा जी, हमारी बहन जी। उन्होंने एक इच्छा जाहिर करी, एक सांसद इच्छा जाहिर करता है, एमएलए ये बड़ा दिलचस्प है कि बीजेपी प्रवक्ता जो है वो शैलजा जी की एडवोकेसी कर रहा है पैनल पर। ये उनकी उनकी बात मैं समझूंगा इसको इससे साफ जाहिर होता है ये दलित विरोधी है और महिला विरोधी है, इससे साफ जाहिर होता है। ठीक है, ये कांग्रेस में आना चाहते हैं शायद। नहीं, ये कांग्रेस में नहीं आना चाहते। मुझे लग रहा है शैलजा जी को तो नहीं बुला रहे हैं। अगर ज्यादा नाराज होगी तो आपको चिंता करनी चाहिए। अच्छा, राकेश जी कुछ कहना भी चाह रहे थे। समझता हूं जी, राकेश जी कुछ कहना भी चाह रहे थे, पर राकेश जी मुझे ये भी बताइए कि आप लोग जो हैं अभी कहाँ हैं आप? मैं आऊंगा, रामराजी साहब एक एक करके सबको शामिल कर लें, फिर चर्चा का मजा तभी आता है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुन ही रहे हैं, वो बोलना भी चाह रहे थे बीच में, मैं उनको अवसर नहीं दे पाया। राकेश जी, आपकी तैयारी में एक समय पर ऐसा लगा था जब आपने हरियाणा में बिल्कुल काडर विकसित करना, जमीन पर काम करना शुरू करना, लेकिन केजरीवाल साहब, उनसे पहले सिसोदिया जी, खैर अब वो आ गए, आप लोगों के लिए थोड़ा सुखद रहा ये, केजरीवाल साहब अब भी अंदर हैं, तो ये आपके लिए हरियाणा में बड़ा झटका दे गया। आम आदमी पार्टी जो है उसको अब जरूरत है, एक्चुअली मजबूरी है कांग्रेस की, ऐसा लगता है। प्रवीण जी, सबसे पहले मैं एक बात कह दूं कि हरियाणा के जो लोग हैं, जो 2.5 करोड़ लोग हैं, वो अब जात पात पे नहीं वोट करना चाहते। वो चाहते कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में जो सुविधाएं दी, जो वादे हमने किए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, जिस तरीके से शानदार हमने स्कूल बनाए पंजाब में भी और दिल्ली में भी, जहां एक ही टेबल पे एक करोड़पति का बच्चा भी वहां पढ़ सकता है और एक गरीब बच्चा भी वहां पढ़ सकता है, ऐसे स्कूल हमने वहां बनाए। शिक्षा पे जो हमने काम किया, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, जो मोहल्ले क्लिनिक हमने बनाए, जो गरीब लोग थे, जो कभी सरकारी हॉस्पिटलों में जाते थे और दवाइयां नहीं मिलती थी, वहां मोहल्ले क्लिनिक में उनका इलाज हुआ। बिजली के मामले में जो हमने काम किए, बिजली फ्री हमने हरियाणा, दिल्ली में और पंजाब में जो दी, भ्रष्टाचार को जो हमने पंजाब में खत्म करा, दिल्ली में खत्म करा, समान विकास की बात अगर हम करें तो जो हमने दिल्ली और पंजाब में करी, ये सारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आज हरियाणा के जो लोग हैं वोट करना चाहते, वो जाति पे नहीं करना चाहते। अभी जेजेपी के प्रवक्ता हो, चाहे अब बीजेपी के प्रवक्ता हो, बीजेपी के प्रवक्ता भी घुमा फिरा के
जाति की बात कर रहे थे, वो शैलजा जी पे नहीं आ रहे थे। अच्छा, वो कांग्रेस कहीं के और बारे में जा रहे नहीं थे, वो बोलेंगे, सब अभी से दर्शक तय कर जानते हैं। लिया आपने, है तो तीनों। दूसरी बात ये है प्रवीण जी, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आज भी आप देखिए, आज मैं कोई प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक आम आदमी हरियाणा का हूं, इसलिए मैं बात पूछना चाहता हूं, आपने 10 सालों में ऐसा क्या कर दिया हरियाणा के लिए, जो हरियाणा के लोग तीसरी बार आपकी सरकार बनाएंगे? आपने शिक्षा में क्या किया जो आम आदमी की जरूरत है, अभी जिसके बताऊंगा बच्चे अभी। पहले मेरी बात अभी पूरी होने बताऊंगा दे, फिर भाई। आप अपनी बात करना। आपने शिक्षा पे क्या किया? आपने जो सरकारी हॉस्पिटल थे उनमें क्या नया कर दिया? तीसरी बात, आपने भ्रष्टाचार खत्म करने की आप बात करते थे, और आज हरियाणा भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे जिसके मुखिया की पहुंचा भ्रष्टाचार दिया। में जेल में तो बंद आप हो, नौकरी देने पूरा की बात मंत्रिमंडल करते थे जेल में आप। बंद हो, आज वो हरियाणा में भ्रष्टाचार देश की में बात सबसे करता है, ज्यादा आपको जो शर्म आनी बेरोजगार चाहिए। वो हरियाणा में 25 लाख लोग बेरोजगार है। तीसरी ठीक है। बात, आप कहते थे नहीं, अब एक एक करके ऐसे लंबा हो जाएगा ना राकेश जी लिस्ट लंबी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं जवाब देता हूं, मैं विस्तार से सुनना भी चाहूंगा। एंटी इनकम्बेंसी के समय पर सरकार जब किसी की होती है तो वो क्या नई चीजों को लेकर जा रहा है। आपने अस्पताल की बात की, मुझे पक्का पता है कि वो एम्स की बात करेंगे, रेवाड़ी की, या और भी कुछ चीजों की बात करेंगे जो लगातार मेरे सामने आती है। लेकिन फिर भी मैं भी खुद जानना चाहता हूं कि सरकार किन चीजों के साथ में जा रही, कौन से नए वादे, और क्या होता है कि जब सरकार जाती है चुनाव में तो उसको सिर्फ वादे नहीं करने होते, उसको रिपोर्ट कार्ड भी रखना पड़ता है। तो उसको भी हम रामराजी साहब से समझेंगे। तो रामराजी साहब, अब आप जब जाएंगे तो सिर्फ वादे नहीं करेंगे, नई चीजों की बात नहीं करेंगे, कुछ बातें तो भड़ाना साहब ने आपसे सवाल के तौर पर रखी। क्या क्या ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से आपको हरियाणा में लगता है कि आप दोबारा आएंगे, वो भी तब जब आप कह रहे हैं कि अब यहां की जनता जाति समीकरण या जाति के आधार पर वोट में बिलीव नहीं करती है? तो किस चीज में बिलीव करती है? वो राष्ट्रवाद वाली आपने एक बात बता दी है, मैं काम भी जानना चाहूंगा, जो कि इनका कहना है फ्री बिजली, या इनका मॉडल कई जगहों पर लोगों ने आजमाया। ये पेंशन वाली जो स्कीम है, हमने देखा, एक हालांकि जयललिता इसके लिए जानी जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसको नॉर्थ के बेल्ट में बड़ा पॉपुलराइज किया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप क्या क्या देने वाले हैं और क्या वजह होंगी कि आपको फिर चुने जनता? देखो, आपने एक बात कही थी डॉक्टर साहब, सत्ता विरोधी लहर की। हमारे खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है। अगर सत्ता विरोधी लहर होती तो केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनती। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तीसरी बार सरकार बनी थी, उनके बाद में विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और हरियाणा में हमने 5 सीटें जीती हैं, 30 सीट हम बहुत कम मार्जिन से हमने लूज किया है। और जिस तरह से कांग्रेस ने ठगी ठोरी करके, झूठ बोल के, काट की हंडी चढ़ा के ये 5 सीटें हथिया ली, तो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जनता पछता रही है। कांग्रेस ने झूठ बोला, इतनी जल्दी, बदला जा रहा है, इतनी जल्दी? अभी तो टाइम ही क्या हुआ है? आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, 8,500 रुपए महीना आ रहे, 8,500 रुपए महीना आ रहे। खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट, वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे हैं, बहनें पीछे पीछे दौड़ रही हैं। झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बांट दिए थे, तो बहनें अब जा रही हैं, अरे भाई खटाखट फटाफट वाले हो, फिर तो तुम भाग जाओगे, हाथ नहीं आओगे, 1 महीने के तुम्हारे ये 8,500 दे जाओ। तो ये काट की हंडी चढ़नी थी, इनकी चढ़ चुकी है। जनता में बहुत भारी रिएक्शन है, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जनता इनकी बहकाई में आने वाली नहीं है। ये तो आपको बताइए 5 सीटों का इनका, जो 5 सीटें जो ठगी ठोरी में इन्होंने हथियाई थी। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने किसान हितैषी होने का नौटंकी किया, मैं इनको बता रहा हूं। अरे मेरे भाई, आऊंगा मोहिंदर जी, आप ही के पास आऊंगा। किसान भूल गए क्या? बहुत ज्यादा बोल रहे हैं सर। किसान हरियाणा के भूल गए क्या? सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया और किसान को डराया धमकाया। जो बढ़िया जमीन थी वो सस्ते भाव में हड़प ली, बिल्डर को महंगे भाव में बेच दी, या दामाद को खुश कर दिया। अरे रामराजी साहब, आप किन मुद्दों पर चले गए बताइए ना, मैं क्या ही डिस्कशन कर पाऊंगा इस पर। ये आप लोग कई बार बोल चुके हैं। अभी मेरा आपसे प्रश्न कुछ और था, खैर, लेकिन क्योंकि आपने बहुत ज्यादा आरोप लगा दिए तो मोहिंदर जी को मुझे अवसर देना पड़ेगा, वो अपनी बात रखें इस पे। अब रुक जाइए, सुन लीजिए, मोहिंदर प्रकाश जी बोलिए। ये साथी जो बोल रहे हैं, इनको अनर्गल प्रलाप करने के अलावा कुछ नहीं आता। हरियाणा का विकास क्या है मैं बताता हूँ। मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का हूँ, खरगोदा गांव के पास, खरगोदे के पास मेरा गांव है मंडोरा। मैं वहां जाता हूँ, जो सड़कें आज से 10 साल पहले बनी थी
वैसी की वैसी सड़कें टूटी फूटी जो हैं, उनका जो हुआ वो हुआ, उसके बाद आज तक कुछ नहीं बना। तो ये तो इनका विकास है। जहां तक ताल्लुक है हरियाणा के अंदर जो इन्होंने इल्जाम लगाए, ये लोकसभा इलेक्शन के अंदर कहा गया था कि भारत की सरकार, केंद्रीय सरकार अगर हमारी बनी तो हम सारे बच्चों को जो बेरोजगार है 8,500 रुपया दिया जाएगा, लेडीज को इतना दिया जाएगा। वो सारा का सारा विवरण राहुल गांधी जी का बोला गया है। अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार कांग्रेस की नहीं आई, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उनको, जब हमारी सरकार नहीं बनी। एक मिनट सुन लेते हैं, रामराजी साहब सुन ले। देखिए आप बोल रहे थे, सुन रहे थे वो, बोलिए बोलिए। मेरी या तो देखिए, मैं हरियाणवी भी बोलनी जानू हूँ भाई, तू इतना घना मत बोल रहा है। बहुत बोल रहा है तू, हम भी हरियाणवी हैं, समझिया? इतनी बात बोल रहे हैं, हरियाणा का न्यू है, न्यू है, जमीन खा गया, दामाद ने न्यू कर दी, इसने न्यू कर दिया। क्या बोल रहा है तू? दामाद ने क्या किया? 25 साल हो लिया सीएम चेहरा डिक्लेयर करोगे, बताइए करोगे? 58 साल में क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा आपने 58 साल में? दमाजी समाज से सीएम चेहरा डिक्लेयर करोगे? ठीक है ठीक है, शांत शांत। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं, ऐसा मत सोचिएगा कोई लड़ाई चल रही है, हरियाणवी अंदाज है उसमें बोल रहे हैं मोहिंदर जी। सुनिए सर, एक लास्ट बात बोलना चाहता हूं। जी आ रहा हूं रतन जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं रतन जी, आ रहा हूं। लास्ट बात कहना चाहता हूं, आपको भी अच्छी तरह मालूम है लोकसभा इलेक्शन से पहले 400 पार 400 पार 400 पार का नारा अगर नहीं लगा होता हर जगह, पब्लिक भ्रमित हो गई कि 400 तो इनकी आ रही है तो वोट दे देते हैं, इसलिए 240 आ गई। मैं आऊंगा, ये प्रश्न है मेरे जहन में भाई। एंटी इनकम्बेंसी को जो रामराजी साहब ने समझाया, मैं उस डेफिनेशन से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। एंटी इनकम्बेंसी का असर होता है, मैं जानता हूं इस बात को। मैं आऊंगा रामराजी साहब, अच्छे से सुनेंगे ना आपको? क्या इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं, आराम से सुनेंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे। रतन शर्मा जी बोलिए। मोहिंदर जी को मैं कहना चाहता हूँ, ये गुस्सा हो रखे हैं, जो फैक्ट है। जैसे हुड्डा साहब, मैं यहाँ गुड़गांव में बैठा हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर वो जमीन है जो किसानों की ले ली गई थी, और उसमें एफआईआर कटी हुई है। और इतना गुस्सा तो वहां जज साहब के सामने तो नहीं दिखाते, जब तारीख पे जाते हैं और जमानत के ऊपर होते हैं वो। दूसरा जो वादों की बात है, हरियाणा की जनता को वादे कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में आपकी जैसे हिमाचल में सरकार तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, और वो किसान जो कर्मचारियों की ईएमआई लगती है 2-3 तारीख को, नेचुरल होता है कि 2 को तनख्वाह आएगी तो 3 तारीख को होम लोन की ईएमआई वगैरह वो बाउंस हो रही है, तो उनको ऊपर जवाब देने की बजाय नए वादे हरियाणा में कर रहे हैं। तो जनता अब काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता सब देख रही है, और गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। जो फैक्ट है, जो सबूत है, और कांग्रेस पार्टी ने 2 रुपए के चेक दिए थे मुआवजे के, उनकी फोटोकॉपी रखी हुई है, जो कि दुष्यंत चौटाला जी ने बढ़ा के 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया। तो ये हम तो खाली इधर उधर की बातें आंकने से कुछ नहीं होता। दूसरा, आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया था कि भाई संविधान खत्म हो रहा है और आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। वो एक बार काट के हंडी चढ़ ली और चुनाव के बाद हो गए, और न तो संविधान खत्म हुआ न आरक्षण खत्म हुआ, ये एक सच्चाई है। तो बार बार किसको, एससी समाज को जो बहकाया गया था, वो एससी समाज को समझ में आ गई, और अदरवाइज का। अच्छा रतन जी, मुझे एक बात बताइए ना, बड़ा मतलब ये एक चुटीला सवाल ही समझ लीजिएगा, ऐसा तो नहीं बीजेपी और आपकी अभी भी कुछ अंडरस्टैंडिंग चल रही हो? नहीं, हमारी पार्टी तो सर हमारे अपने जो है 70 सीट हमारी है, और 20 सीट आजाद समाज पार्टी है, उनके साथ बाकी को कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस बीजेपी कहीं नहीं है। नहीं, बीजेपी कहीं नहीं, हमारी अपनी बहुमत आएगा, और हम दुष्यंत चौटाला जी सीएम होंगे, हमने डिक्लेयर कर रखा है पहले से ही। और हम इनको समर्थन नहीं दे रहे, ना कांग्रेस को दे रहे, ना भारतीय जनता पार्टी को दे रहे। हाँ, और अपने दम पे सरकार बना लेंगे आप? नहीं, मेरी शुभकामनाएं, ऐसा नहीं, मैं इतने हल्के में आपको नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी अभी तक का जो इतिहास रहा उसमें थोड़ा व्यवहारिक एक बात, जो हरियाणा के लोग भी सुन रहे हो आपको, देश के लोग भी सुन रहे हो, कि जेजेपी जो है वो अपने दम पर सरकार बना लेगी, ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता है? जनता चाहेगी तो चौधरी देवीलाल जी की 85 आई थे 90 में से, तो जनता अगर चाहेगी तो बिल्कुल होगा। हमारा ऐसा नहीं है कि भाई हम हर हाल में, जैसे भाजपा चाहती है कि कुछ भी हो जाए, और कांग्रेस चाहती है कितना भी सत्यानाश करना पड़ता है समाज का, सरकार ही चाहिए। हमारा हम विपक्ष में भी रहेंगे तो फिर दौर होता है। देखिए, नेता होता है, दौर होता है। ज्योति बसु थे तो वामपंथी दल ही रहते थे पश्चिम बंगाल में, कोई और आता था क्या? वो तो नेता का चेहरा होता है। अब आप देवीलाल जी की बात कर दी आपने, चौधरी देवीलाल की, आज वो दौर है क्या? उनकी नीतियों पे
हम उनकी नीतियों पर चलेंगे। अगर हम सत्ता में नहीं आए तो जनता के लिए संघर्ष करेंगे, उनकी आवाज उठाते रहेंगे। हमारे लिए नहीं कि हर हाल में सत्ता में आना है, चाहे सत्यानाश हो जाए समाज का, चलिए, ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए राकेश भड़ाना साहब, आप लोग कहाँ हैं? ये लड़ाई देख रहे हैं, इस पैनल पर ही देखिए आप, वादों की लड़ाई, जातीय समीकरण की लड़ाई, ये आपको लग रहा है एकदम से कहाँ से ये सेंस मिला आपको कि दिल्ली वाला मॉडल जो है वो हरियाणा में चल जाएगा? हरियाणा के लाल केजरीवाल, हरियाणा में 101% प्रवीण जी हमारा मॉडल चलेगा, क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं वो जान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को झूठों के वादों की जो ये सरकार है इनकी 10 साल की। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्रवीण जी। अभी ये कह रहे थे कि आप ओबीसी को या को प्रदेश को मुख्यमंत्री आपने नहीं बनाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने 9.5 साल पंजाबी को मुख्यमंत्री रखा, और ऐसा क्या हालात पैदा हो गए हरियाणा में कि आपको एट ए टाइम मुख्यमंत्री बदलना पड़ा और बीसी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। उसका एक सीधा सा उदाहरण है प्रवीण जी कि जब इनको लगा कि आज हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया, चारों तरफ से एक आवाज आने लगी कि बीजेपी की जो जमीन है वो खिसकने लगी, और इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का जनाधार हरियाणा में बढ़ने लगा और लोगों को ईमानदार सरकार जो दिल्ली में और पंजाब में चल रही है उस पर भरोसा करने लगे लोग। तो ये फिर अपनी उसी पुरानी जो इनकी चालबाजी थी, जाट नॉन जाट की, बीसी की, एससी की, इन सब चीजों पे आ गए, और हरियाणा के लोगों ने इन सबको नकार भी दिया। देखिए 5 लोकसभा के चुनाव अभी ये कह रहे थे कि हम 5 जीत गए, जहां 10 ये जीता करते थे आम आदमी पार्टी के गठबंधन से, वो 5 ये हार गए, और 5 के बजाय जो 5 इनकी जो सीटें थी वो भी बिल्कुल नजदीक से जीते हैं, बाकी उससे। आपका ये पॉइंट ठीक लगा मुझे, आपका ये पॉइंट ठीक लगा भड़ाना साहब। अरविंद केजरीवाल ये एक जेन्युइन पॉइंट है, जेन्युइन पॉइंट है आपका, मुझे ठीक लगा है आपका। रामराजी साहब, एक तरफ आप कहते हैं जाति की कोई बात नहीं, जाति में बांटने का काम ये करते, दूसरी तरफ आप कहते हैं अभी तक किसी ओबीसी को क्यों नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री, और देखिए हमने बनाया है। आप एक तरफ संकेत भी दे रहे हैं, आप उस समाज को आकर्षित भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम जाति की बात नहीं करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था डॉक्टर साहब, हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी जातिवादी नहीं। कोई समाज राजनीतिक दृष्टि से पीछे रह गया है तो उसको बराबर में लाके खड़ा कर देना, तो मैं समझता हूं ये जातिवादी नहीं कहलाता। ओबीसी एससी बीसी समाज से पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा जब हरियाणा बना था, सेकंड मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह के बाद में कोई एससी बीसी समाज का हरियाणा में मुख्यमंत्री नहीं बना, और मैं समझता हूं ओबीसी समाज से हमने 58 साल में मुख्यमंत्री बनाया है। और हमारे चाणक्य जो प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, और मैं समझता हूं हमारी पार्टी में चाणक्य की भूमिका निभाते हैं, लोह पुरुष हैं, और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अगले मुख्यमंत्री भी नायब सैनी जी को ही डिक्लेयर किया है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई हम राष्ट्रवादी है, जातिवादी नहीं है। नहीं तो खट्टर साहब से ऐसी क्या परेशानी हो गई थी? से पिछड़ गया था, खट्टर साहब से क्या दिक्कत हो गई? आगे खड़ा कर दिया, इस समाज का मुख्यमंत्री बना। खट्टर साहब से क्या दिक्कत हो गई थी? आपको ऐसा लगा कि अभी ओबीसी चेहरा जो है वो आपको फायदा डिक्लेयर करते, पहले क्यों नहीं बनाया? दूसरा सुनिए तो सही, एक मिनट रामराजी साहब सुनिए तो सही, एक काउंटर प्रश्न तो सुन लीजिए। आपको अभी तक खट्टर साहब जो है वो इतना लोकप्रिय चेहरा थे, अचानक से क्या दिक्कत हो गई उनसे, और ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको लगा कि नहीं अब ओबीसी? अरे कोई भी, खट्टर साहब क्या ओबीसी के बारे में नहीं सोच रहे थे? मैं आपको वही बात बताना चाह रहा था। ऐसा है, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, और उनकी मनोहर नीतियां जन जन को भारी। उन्होंने एक इच्छा जाहिर करी, भाई मैं बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुका हूं, अब कोई युवा शक्ति को आगे आना चाहिए, और पार्टी मेरे को कोई जिम्मेवारी सौंपे, मैं वो निभाने के लिए तैयार हूं। लोग तो आज चपड़ासी की कुर्सी नहीं त्यागते, वो तो बहुत बड़े त्यागी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागी और उन्होंने इच्छा जाहिर करी, पार्टी ने उनकी इच्छाओं का सम्मान किया। उन्होंने कहा था भाई पार्टी, ठीक है, मैं अब क्या इसको कैसे, ठीक है पार्टी प्रवक्ता के नाते आप ये बात कहेंगे, हालांकि मैं जानता हूं कि ये किसी को डाइजेस्ट नहीं होती ये वाली एनालिसिस कि उन्होंने त्यागी, उन्होंने किया। ठीक है राकेश जी आप बोले, उसके बाद मैं मोहिंदर जी के पास जाऊंगा, बोले। ठीक है ठीक है। परवीन जी, आज लाखों करोड़ों लोग इस डिबेट को देख रहे होंगे,
और ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कैसी बातें कर रहे हैं। 9.5 साल में उन्हें लगा कि उन्होंने इच्छा जाहिर की, 9.5 साल से पहले मनोहर लाल इच्छा जाहिर नहीं की। 9.5 साल के बाद कौन से ऐसे टीवी में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, कौन सी ऐसी लिखित दिखाएं जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई अब मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ और अब मैं कहीं और जिम्मेदारी। इस पे क्या लंबा जाएगा, मैं कह तो रहा हूं कि डाइजेस्टेबल है, मैंने बोल तो दिया ये बात, हम सब जानते हैं वो पार्टी के प्रवक्ता हैं भाई, उनकी जो जिम्मेदारी है वो टेलीविजन पर ऐसी ही कोई बात बोलेंगे जो कि वो बोल सकते हैं, उनके भी अपनी सीमाएं रहती है, तो उस पर इतना लंबा जाने का कोई मतलब नहीं। 9.5 साल में ओबीसी याद नहीं आया, 6 महीने में लगा कि ओबीसी के अधिकार छिन गए हैं, ओबीसी का हरियाणा में कुछ हो नहीं रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा अभी। ठीक है, बोलिए राम परवीन जी। ऐसा है डॉक्टर साहब, ये अभी कह रहे थे ना, ये तो फंस गए बात कह गए, ये कह रहे थे ना हरियाणा के लाल, हरियाणा के लाल, हरियाणा के लाल। अरे हरियाणा के लाल जो का पानी दिलवा दे, जो हमारा अहम मुद्दा है, हमारी जीवन मंडी रेखा है, का पानी दिलवा दे, चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा हिस्सा दिला दे, और हरियाणा के लाल तूने हरियाणा का नाम डुबो दिया, जरा भी नैतिकता है तुरंत इस्तीफा दे दे, तेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, तू जेल में बंद है, इस्तीफा दे। हरियाणा की जनता की तरह ना कटवा दी, हरियाणा का लाल कहते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। जो आदमी भ्रष्टाचार में थोड़ा सा आरोप लगा देता है, नैतिकता के आधार पर उसके ऊपर आरोप लगते हैं, तुरंत इस्तीफा दे देता है, और आप नैतिकता ही बात कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने उसी टाइम इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है रामराजी साहब, आपने अपनी बात बोली, सुन नहीं पाएंगे, क्या होगा, 2 लोग या मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मुझे, मैं चाहता नहीं, आपके पास अवसर रहे कि आप बीच में बोल पाए, इसलिए हरियाणा की जनता पूछा। 1 मिनट रामराजी साहब, 1 मिनट। राकेश भड़ाना जी, ये बात तो सही है कि जेल में मुख्यमंत्री का जाना, इस्तीफा नहीं देना, हरियाणा में जो आपकी तैयारी थी वो अब जमीन पर नहीं दिखा। मैंने पहले भी पूछा, लेकिन एक बार फिर ये मुद्दा आया। परवीन जी, मैंने तो सिर्फ आज की जो डिबेट है वो जाति समीकरण पे है, मैं इनसे जाति समीकरण का जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका जवाब तो दे नहीं रहे। ये जेल पे पहुंच गए, ये कहाँ पहुंच गए, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ओबीसी के इतने बड़े हितैषी थे तो 6 महीने ऐसा क्या आ गया कि 6 महीने में इन्हें लगा कि पूछा था, मैंने भी तो पूछा था राकेश भड़ाना साहब, और नहीं आया जवाब, नहीं आया, मैं क्या करूं बताइए। अब नहीं आ रहा जवाब, आप 10 बार पूछ लेंगे, वो वहां पर शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं, मोहिंदर जी बोलना चाह रहे हैं, अब यही सवाल पूछते रहिए और वो जवाब नहीं दें, क्या मतलब इसका। तो जेजेपी के प्रवक्ता रतन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे, जी बोलिए। प्रवीण जी, मैं कहना चाहता हूँ भाई, जन्म लेने से ही कोई लाल नहीं हो जाता, माँ की जो सेवा करता है। अब ये हरियाणा में तो इन्होंने 2-3 चुनाव लड़ चुके और उनका अंडा आया जो है हमेशा 0 आई जो है, तो हरियाणा की जनता इनको पसंद नहीं करती। दूसरा, इन्होंने उसी दिन नाता तोड़ लिया था जब कहा केजरीवाल जी ने कि पंजाब के पास पानी नहीं हो, हरियाणा का हक नहीं बनता। इन्होंने अपने मुंह से कह दिया, जिसमें एग्रीमेंट के अंदर पंजाब के नेताओं के और राजीव गांधी जी के और सब हरियाणा के नेताओं के साइन है कि भाई हरियाणा का इतना हक बनता है और हिस्सा है, कोई हमने मांगा नहीं, क्योंकि हरियाणा पंजाब पहले ज्वाइंट था, तो नदी जब जमीन ने बटी तो नदियों का पानी भी बटेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि किनारे किनारे लगने वाले जिलों का ही पानी होता है, बाकी जिलों का भी पानी होता है, ऐसे हमारे जिले थे। तो केजरीवाल जी ने उसी दिन नाता तोड़ दिया था जो जन्म का भी, बाकी इन्होंने हरियाणा के लिए किया कुछ भी नहीं है। दिल्ली से चुनाव लड़े, वहीं राजनीति कर रहे हैं, हरियाणा की जनता ने 2-3 बार इनको। अच्छा रतन जी, मैं एक चीज तो जानता हूं कि आपको हरियाणा का जो है बड़ा अच्छा नॉलेज है, मुझे ठीक बताइए कितनी सीटों पर आप बड़ा अच्छे ठीक बताइएगा, वो 90 वाला आंकड़ा मत बताइएगा बार बार, आप बताइए कितने इलाके में आप बहुत मजबूत हैं। क्यों नहीं दिलवा रहा हरियाणा का, ऐसा दिलवा क्यों नहीं दिलवा रहा? पंजाब में तेरी सरकार है, तू मुखिया है पार्टी का, क्यों नहीं दिलवा रहा? अरे रामराजी साहब, वही बात बोली रतन जी ने भी, मैं आऊंगा उस पर, ठीक है बोलिए। सर मैं देखो, लोकसभा 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारी 0 सीट आई और विधानसभा चुनाव में हम 10 पे तो जीते और 18 पे हमारी 2nd नंबर पे पोजीशन थी। अभी भी हमारी लोकसभा में 0 सीट आई, तो हम बहुत अच्छा करेंगे। और ये पिछली बार जो आप सोच रहे हैं कि जेजेपी 0 होगी, यही सेम बात 2019 में कह रहे थे। मुद्दे अलग अलग होते हैं, कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने मुद्दे बिल्कुल राष्ट्रीय बना रखे थे, और चुनाव जब नगर निगम का चुनाव होता तो फिर वहां उसमें विदेश की काम। अच्छा, ऐसा लग रहा है बीजेपी को जरूरत पड़ जाएगी इस बार फिर आपकी? नहीं, हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी होंगे। अगर कुछ सीटें कम पड़ गई तो जिसको आना है हमारे पीछे खड़े हो जाए
फ्रंट में जननायक जनता पार्टी की चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की सरकार बनेगी, उन्हीं के ऊपर ठीक है। चलेगी। मोहिंदर जी काफी बोलना भी चाह रहे हैं, और मोहिंदर जी मैं जानना चाहूंगा कि एक अब जो चर्चा को अंतिम दौर में ले आऊंगा राकेश बड़ा, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन मोहिंदर जी एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आ जाएं। शैलजा जी, भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सो सब बड़े बड़े चेहरे हैं आपके पास में, वो काम भी कर रहे हैं अलग अलग जगह पर एक चेहरा तो देना पड़ेगा ना, सामने रखना पड़ेगा। जैसे राहुल गांधी का चेहरा आप रखते हैं लोकसभा चुनाव में, यहाँ भी हुड्डा साहब का चेहरा बहुत समय तक चलता रहा, तो हार के बाद से जो है कंपटीशन बढ़ गया उनके लिए, तो किसका चेहरा रहेगा, कौन है चेहरा? मैं तो दो बातें आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूं। हरियाणा के बारे में कांग्रेस की सोच बड़ी सकारात्मक है। हमने बहुत समय तक हरियाणा में राज किया है। देवीलाल जी का जहां तक ताल्लुक है, उनके खानदान का क्या हाल हो चुका आप देख चुके, पार्टीशन से पार्टीशन पता नहीं कहां गए। कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो मेरे साथी बीजेपी के हमला कर रहे थे, जब भी कोई इलेक्शन आता है तो दामाद जी और इनके जो जमीन के मुकदमे ये खड़े हो जाते हैं। 15-25 साल होने के बावजूद भी कोई मुकदमे के अंदर कोई सिद्ध नहीं हो सका, कोई एक छोटा सा भी आरोप सिद्ध नहीं कर सके, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के अंदर ये प्रोपेगेंडा करते हैं। जहां तक ताल्लुक है चीफ मिनिस्टर का, देखिए भूपेंद्र हुड्डा साहब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। कोई कहे या ना कहे, किसी पार्टी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कांग्रेस के समर्थन से सरकार वहां बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, 55 से 60 तक की सीटें आने का अनुमान कांग्रेस पार्टी को है अपना, और भूपेंद्र हुड्डा जी का एक जो स्टेक है वो सबसे बड़ा हो जाता है। अब चीफ मिनिस्टर पार्टी हाईकमांड उस समय परिस्थितियां देखते हुए किसे बनाता है, उसमें अपने कंटेंडर्स जो है 4-5 और भी होते हैं। तो वैलिड पॉइंट है, मैं इस पे आने वाला था, क्योंकि टिकटों के वितरण से ही ये चीज तय हो जाती है कि किसके समर्थकों को कितने टिकट मिले। तो क्या इसलिए भी रस्साकशी चल रही है आपके यहाँ, थोड़ा समय लग रहा है? हालांकि क्योंकि हम ये मानते हैं कि जितनी जल्दी नाम आ जाए वो पार्टी की उतनी अच्छी तैयारी को बताता है, आमतौर पर ये धारणा रही है। नहीं, मैं जो आप देखो, आज भी आपने खबर सुनी होगी कि जो दो पहलवान हैं, बजरंग पुनिया जी हैं, विनेश जी हैं, इनसे राहुल गांधी जी ने बात की है और टटोला जा रहा है, परिस्थितियां देखी जा रही हैं कि इनको इलेक्शन लड़ाया जा सकता है क्या, और हमें लगता है कि शायद इनको इलेक्शन लड़ाया जाए तो आज का जो वातावरण है वो अनुकूल है। इनके साथ अत्याचार हुआ है और इन्होंने देश का जो नाम रोशन किया है, उसकी रोशनी में हरियाणा का भी नाम इन्होंने रोशन किया देश के साथ साथ, उसको परिस्थितियों को देखते हुए इनको पब्लिक लाइफ में लाना बहुत जरूरी हो जाता है। जहां तक ताल्लुक है चीफ मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर एक सबल चीफ मिनिस्टर मिलेगा हरियाणा को। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, ये तो दीवारों पर लिखा हुआ है, हरियाणा के हर चेहरे की जबान पर है, हर व्यक्ति के मुंह पर है। और चीफ मिनिस्टर के ऊपर झगड़ा मत कीजिए, मत सोच विचार डालिए। एक अच्छा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी देगी, जैसे हर जगह कांग्रेस पार्टी हर जगह मैंने चीफ मिनिस्टर की बात नहीं, मैंने कहा एक चेहरे पर लड़ा जाता है ना, कि ये देखिए इनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ये नेता आपके सामने होगा, उस तरीके से प्रोजेक्ट कोई चेहरा। मैंने भी शुरू में कहा था कि हरियाणा का एक चेहरा भूपेंद्र। ठीक है रामराजी साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये इशू था, और मैं धन्यवाद मोहिंदर जी का इसलिए करना चाहूंगा कि वो इस मुद्दे को ले आए। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ये मुलाकात करने जाते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि अब वो, पहले उन्होंने कहा था हर चीज, विनेश फोगाट एक मंच पर गई थी कि राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन अब ये जब वो चली गई है तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि कुछ टिकटों के बारे में बात, ये पहलवानों का मुद्दा, एंटी इनकम्बेंसी, किसानों का आंदोलन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बड़ी चुनौती के तौर पर इस बार हैं। ये वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले का चुनाव रहा है आपके लिए। रामराजी साहब, कोई पहलवानों की बात करते हैं, आदरणीय फोगाट जी की आपने बात सुनी होगी, 2 बेटियों ने हाईकोर्ट में जाकर अपना हिस्सा लेना पड़ा था, अपना हक के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा था 2 पहलवान बेटियों का। ये तो इनका हाल है। और जो सम्मान हमारी सरकार ने पहलवानों को दिया है, आदरणीय हमारी बेटी विनेश फोगाट को हमने पहले ही जीत्या घोषित कर दिया, और जो जीतने वाले का सम्मान होता है वही सम्मान अपनी बिटिया को हमने दिया। तो हमारी एक तो हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने हिस्सा लिया, अपना हक लिया, और एक बगैर मांगे उसको दे दिया। हमारी पार्टी बढ़िया हो पहलवानों के लिए लिया या इनकी पार्टी बढ़िया हो, ये बताइए आप। दूसरा, ये किसानों की बात करें, अरे सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के सस्ते भाव में तुम जमीन हड़प लेते थे, महंगे भाव में बिल्डर को बेच देते थे, अपने ये तो बात बोल दी आपने, दोबारा बोलेंगे चर्चा के। मैं ये पहलवानों वाले मुद्दे पर ही, टिकट लेने तो वो कांग्रेस के पास जा रहे हैं। एमएसपी आपने रामराजी साहब पहलवान का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं, एमएसपी पर सभी फसलें हम खरीद रहे हैं। रामराजी साहब टिकट लेने के लिए पहलवान कांग्रेस के पास गए, ये तो सामने दिख रहा है, इसको कैसे काउंटर करेंगे?
देखो ऐसा है, पहलवान है, हम तो उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है इनकी पार्टी में और कोई नजर नहीं आ रहा, इनको इनका कोई और प्रचारक भी नहीं है, तो ये पहलवानों का इस्तेमाल करना चाह रहे, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया आपका जवाब, समझ गया। आप नजरअंदाज नहीं करेंगे इस बार टक्कर कड़ी है। राकेश भड़ाना जी, मोहिंदर प्रकाश जी एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जो रतन शर्मा जी हैं उनका हमला ज्यादातर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे ये भी कह रहे हैं। चलते चलते एक फाइनल कमेंट आप बोलिए रतन शर्मा जी पहले। सर मैं बताना चाहूंगा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में कि खेल का भी उन्होंने राजनीतिकरण कर दिया। अभी तो कह रहे थे खेल में राजनीति नहीं होनी थी, और इसके पीछे नजर आता है जो किसान आंदोलन भी था उसके पीछे भी कांग्रेस पार्टी थी। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, मैं तथ्यों की बात करता हूँ, इन्होंने 2014 तक लागू नहीं करी। जैसे ही सत्ता से बाहर हुए तो किसानों को सड़क पर बैठा दिया। ऐसे ही जो है खिलाड़ियों का भी इस्तेमाल किया। इनके पीछे कांग्रेस पार्टी ही थी जो आंदोलन और हर चीज के लिए उकसाती है, और ये नजर आ गया क्लियर कट जो है कि भाई कांग्रेस पार्टी खेल को भी दूषित कर रही है, और किसान जो बेचारा शरीफ सीधा होता भोला ढोला होता उसका भी इस्तेमाल करती है सिर्फ सत्ता पाने के लिए। आप अगर आ जाओगे तो कहां से एमएसपी दोगे? जहाँ ठीक है मोहिंदर जी, चलते चलते फाइनल कमेंट। वहां तो कुछ दे नहीं पा रहे। जी जी। मेरे बीजेपी के साथी ने कहा खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो भाई साहब बीजेपी तो राजनीति में खेल करती है रोजाना। एमएलए खरीदती है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कारपोरेट्स को खरीद रखी है, एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन में। आपने क्यों नहीं दिया उनको? आप राजनीति में खेल करते हो। अब मैं ये तो समझ गया हूं कि हरियाणा का चुनाव जो है वो गर्म हो चुका है, जैसे पैनल पर डिस्कशन गर्म हो चुकी है। मैं भड़ाना साहब क्षमा प्रार्थना के साथ में अब इस शो को क्योंकि समाप्त करना है, इसलिए मैं बहुत माफी चाहूंगा आपसे, आपके टिप्पणी नहीं लेकिन हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। अब तो अभी शुरू ही हुआ है, ये तो समझ लीजिए आगाज है, अभी तो बहुत चलना है। भड़ाना साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रामराजी साहब आपका बहुत धन्यवाद, मोहिंदर प्रकाश जी आपका धन्यवाद, रतन शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 5 की पड़ताल में आज इतना ही।